हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। भाई आपके कमेंट्स को देख करके दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया, एकदम मस्त हो गया, क्योंकि आप सबके इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं हिंदी के पेपर को लेकर के कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स ऐसे हैं कि सर हमने सोचा नहीं था कि जिस तरह से कि उस तरह से हमारा पेपर हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का नतीजा है, जो आपने भी मेहनत किया है। हमारे अकेले चाहने से कुछ नहीं हुआ, इसमें आपने भी पूरा सहयोग किया, आपने भी साथ दिया, तभी ये हो पाया है। याद रखिएगा, बस हमने अपना फर्ज अदा किया है। ठीक है ना। तो पेपर बहुत अच्छा गया, देख करके बहुत ज्यादा हमें भी खुशी मिली। अब तो आराम हराम है, क्योंकि आराम करना नहीं है, अब लग जाइए इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की तैयारी में। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के ग्रामर के पोर्शन को फिनिश करने वाले हैं। और आपको बता दें बच्चों, ये जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है ना, यहां से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का? पूरे 25 नंबर का क्वेश्चन। और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, चलिए आज हम बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इसमें नरेशन का क्वेश्चन आएगा, सिंथेसिस आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सिंटैक्स आएगा और ट्रांसलेशन आएगा। फिर उसके बाद साइनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा, आइडम एंड फ्रेसेस आएगा, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, एरर आएगा। ठीक है। तो इतने टॉपिक आते हैं और सब एकदम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने टॉपिक होते हैं। जैसे हिंदी में होता है ना, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, कहावत, तो सेम वही चीज यहां पर भी होता है, बशर्ते यहां पर इंग्लिश में हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन जो आएगा, याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए यहां पर कह रहा है कि इनमें क्या करना है, जो भी सही ऑप्शन है उसका चयन करना है। जैसे यहां पे पहला दे दिया है बच्चों, पहला दे दिया है कि वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड। देखिए कह रहा है कि वन हु, ऐसा व्यक्ति, देखिए हु लुक्स, जो देखता है, एट द डार्क साइड यानी अंधेरे पक्ष को, आप थिंग्स, वस्तुओं के, इस कॉल्ड कहा जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु के अंधेरे पक्ष को देखता है, डार्क साइड को देखता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है, या ब्राइट ऑन कहा जाता है, या ब्राइटन कहा जाता है, या पेसिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट तो हो जाता है आशावादी, आशावादी। ठीक है। ब्राइट ऑन यहां प्रकाश से संबंधित है, ठीक है, चमकीला। ठीक। तो नीचे है पेसिमिस्ट यानी निराशावादी। तो जो, अगर बात कर लें बच्चों, तो जो डार्क साइड को देखता है वो निराशावादी, क्योंकि इसके मतलब क्या होता है? निराशावादी, निराशावादी। ठीक है। अगर यही पूछता, ठीक, डार्क साइड ना देख करके यही ब्राइट साइड दे देता, ठीक है, क्या देता बच्चों? जब ब्राइट साइड देता, ठीक है, ब्राइट, यहां पे ध्यान देना, साइड देता, तो ब्राइट साइड के लिए बबुआ आपका ये वाला, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा मतलब होगा पेपर में, किसी में आपका डार्क साइड आ जाएगा, तो हो सकता है किसी में ब्राइट साइड आ जाए। तो ब्राइट साइड के लिए ये वाला सही हो जाएगा, क्या चीज? ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। ठीक है। यानी इसके मतलब क्या होता है? आशावादी। क्या हो जाता है? आशावादी। ठीक। तो ये चीज आशावादी और निराशावादी याद रखना बच्चों। ठीक, समझ में आ गया ना? जो डार्क साइड देखता है उसे पेसिमिस्ट कहा जाता है, जो ब्राइट साइड देखता है वो ऑप्टिमिस्ट होता है। ठीक। चलिए, तो ये आपका एक हो जाएगा, इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला है। ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आएगा, आपका आ जाएगा एडम एंड फ्रेज, जिसको बोलते हैं कहावत या मुहावरा। ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब वाला हो गया, कहावत और मुहावरा। ठीक। और सारे दो दो नंबर वाले होंगे, याद रखना, ये भी 2 नंबर का। अब समझो इतना छोटा छोटा क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना लंबा लिखेंगे तब जाकर 2 नंबर मिलता है। यहां तो बस एक टिक करना है, एक टिक करने की जरूरत है, मिल गए 2 नंबर। और वैसे नेगेटिव तो है नहीं कि भाई गलत भी हो गया तो कट जाएंगे नंबर, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। कह रहा है कि द फ्रेज पिक होल इन
अब मीन्स कह रहा है कि द फ्रेज, ये जो फ्रेज है पिक होल्स इन, इसका क्या मतलब है? पिक होल्स इन, तो पिक होल्स इन का मतलब क्या होता है? ठीक है, पिक होल्स इन का मतलब क्या है? विकल्प दिया है फाइंड फॉल्ट विथ, टू पंचर, टू इंसल्ट समवन, टू अटैक। तो टू देखिए, पिक होल्स इन का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है बच्चों गलती तलाशना। क्या करना? गलती ढूंढना, ढूंढना। ठीक है, गलती ढूंढना का मतलब यहां पे हो जाएगा गलती तलाशना या कमियां तलाशना। ठीक है ना, कमी तलाशना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फाइंड फॉल्ट विथ, यही वाला सही हो जाएगा, गलती तलाशना। ठीक है ना, इसके मतलब हो जाएगा गलती तलाशना। नीचे टू पंचर का मतलब क्या हो जाएगा? छेद करना। ठीक है, टू इंसल्ट समवन, किसी व्यक्ति की क्या बेइज्जती करना। और नीचे है टू अटैक, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आक्रमण करना। तो सब क्या है? ये सटीक नहीं है, यही हो जाएगा कि गलती तलाशना। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइटम एंड फ्रेज वाला। उसके बाद आप चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ मेरे प्यारे बच्चों देखिए, कह रहा है द साइनोनिम ऑफ सेवियर इज, कि साइनोनिम ऑफ सेवियर इज, साइनोनिम का मतलब क्या होता है? समानार्थी। साइनोनिम्स का मतलब समानार्थी। ठीक है, ऑफ सेवियर, तो सेवियर का समानार्थी क्या होगा? सेवियर, सेवियर का मतलब क्या होता है? तो सेवियर का मतलब होता है गंभीर। क्या होता है बच्चों? गंभीर होता है। तो इसका साइनोनिम कह रहा है, साइनोनिम का मतलब हमने बताया समानार्थी। तो सेवियर का मतलब गंभीर है, तो और किसके मतलब गंभीर होता है? देखिए, इसके लिए थोड़ा बहुत तो ये होता है कि भाई आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पे नाइस का मतलब अच्छा, और क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, एक्यूट का मतलब होता है गंभीर, और उसके बाद एक्सीडेंटल का मतलब यहां पे क्या होता है? ठीक है, ये क्या है जो मतलब दुर्घटनाग्रस्त। ठीक है ना, अब यहां पे क्या हो जाएगा? एक्यूट, एक्यूट का मतलब गंभीर। ठीक, याद मतलब समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से आपका समानार्थी हो जाएगा कि इसके मतलब और कौन सा इसमें होगा। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, ये इरर वाला हो जाता है। ठीक है, कि कहां पर इरर है? ठीक, इसमें जो आपको गलती तलाशनी होती है। कह रहा है ही इज ए मेंबर ऑफ एन यूनियन, कि वो क्या है? एक संघ या संगठन का क्या है? एक सदस्य है। ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन, की वो एक यूनियन का क्या है? सदस्य है। इसमें कह रहा कि विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एन इरर, कि दिए गए वर्ड में कहां पर इरर है, यानी कहां पर गलती है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो यहां पर आपको बताना है मेंबर में गलती है, एन में गलती है, ऑफ में गलती है, यूनियन में गलती है। तो याद रखना बबुआ, यहां गलती है एन में, मतलब यहां एन नहीं होना चाहिए। कारण यह है जब भी साउंड ये आपका, ठीक है ना, देखिए स्वर वाली है, जैसे यूनियन, यूरोप, ठीक है ना, तो इस तरह से आए। ठीक, तो यहां पर एन न लगाकर ए लगाएंगे। तो इसका जो सही फॉर्म होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि ही इज अ मेंबर, ही इज अ मेंबर ऑफ ए यूनियन। ठीक है ना, ये होना चाहिए था, ये सही होगा। यहां एन नहीं लगेगा, तो यहां क्या लगेगा? यहां ए लगेगा। ठीक, याद रखना। चलिए, ये साउंड पर निर्भर करता है, जैसे यू भले उच्चारण आए, जैसे यूनियन हमने बताया ना, यूरोप, ऐसा आए। ठीक, तो यहां पर याद रखना ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। चलिए देखते हैं, आगे देखेंगे। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है एंटोनिम, बोले तो विलोम। अब जो विलोम है, यहां पे एक क्वेश्चन ये भी आएगा, कह रहा द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न इज, कि एंटोनिम का मतलब हमने बताया ना विलोम, कि एंटोनिम यानी विलोम क्या है? आप मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब क्या होता है बताइएगा? मॉडर्न का मतलब क्या होता है बताना बबुआ? तो मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, है ना, आधुनिक होता है। अब आधुनिक का कह रहा है कि विलोम क्या है? आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। ओल्ड हो जाएगा, या फिर प्रेजेंट हो जाएगा, या फिर एक एंशियंट हो जाएगा, या फिर आउट ऑफ डेट हो जाएगा।
आप बताइए क्या हो जाएगा? आधुनिक का विलोम। आधुनिक का मतलब ओल्ड यानी पुराना नहीं, ठीक है, मतलब ओल्ड यहां देखिए, अब उसके बाद प्रेजेंट वर्तमान होगा नहीं। एंशियंट का मतलब प्राचीन, तो एंशियंट, आधुनिक का प्राचीन करेंगे, ठीक है। ये आउट ऑफ डेट थोड़ी ना होगा, आउट ऑफ डेट का मतलब क्या है? जो डेट से बाहर हो, आउट ऑफ डेट, ठीक। तो एंशियंट हो जाएगा, क्योंकि एंशियंट का मतलब क्या होता है? तो एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, ठीक। तो आधुनिक का क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एंटोनिम, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, और साथ में एरर वाला हो गया, ये सारी चीजें आपने देख लिया। अब उसके बाद चलिए हम देखते हैं आगे। अब थोड़ा हम प्रवेश कर जाएंगे आपके जो होते हैं सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, नरेशन, होमोफोन्स, उन सब को, ठीक है। तो यहां पर याद रखना, इसमें क्या बोलेगा बच्चों? इसमें बोलेगा कि चेंज एनी वन, ये बहुत बड़ी चीज है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब ये जो दिया गया है, इसको, इसमें से किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में चयन करिए। देखिए यहां हमने एकदम फाइनल रखा है, यानी सेम हूबहू इसी तरीके का आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। वहां पे ये भी लिखा रहेगा कि इनमें से दिए गए, ठीक, ये जो भी दिया गया है क्वेश्चन, इनमें से किसी एक का इनडायरेक्ट स्पीच बनाइए, ठीक, ऐसा बोलेगा। तो यहां पर बोल रहा है कि ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। प्यारे बच्चों, अब देखिए हमने आपको एक चीज बताया था, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, इधर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? तो इधर वाले को रिपोर्टिंग, इधर वाले को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इधर वाले को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। इधर रिपोर्टिंग वर्ब, इधर रिपोर्टेड स्पीच। अब जब भी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत प्लीज से हो, किससे हो? प्लीज से, ठीक है ना, प्लीज से हो, तो ऐसे केसेस में रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड या सेड टू होता है उसको रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। किसमें? रिक्वेस्टेड में। बस इसमें रटना कुछ नहीं, बस भाव को समझना है। अगर कोई आपसे विनती कर रहा है कि प्लीज ये काम कर दो, प्लीज मुझे ये दे दो, प्लीज ऐसा मत करो, तो वहां रिक्वेस्टेड लगेगा। लेकिन यही अगर क्या करता? आज्ञा की बात करता, कि कोई, मतलब जैसे ये होता है कि कोई ऑर्डर देता, ठीक है, कि मुझे आज्ञा दे रहा है, मुझे ऑर्डर दे रहा है, मतलब ये, तब यहां सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। तो ये मैटर नहीं। अगर कोई यहां पे सुझाव, जैसे डॉक्टर है, यहां पे डॉक्टर क्या कर रहे हैं, कोई चीज की ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो डॉक्टर क्या है? वो एडवाइज्ड लगा देंगे। फिर मुझे जैसे कोई सुझाव दे रहा है इधर, तो वहां क्या है? सजेस्टेड लगा देंगे सेड या सेड टू को। तो वो मैटर करता है सेंटेंस के भाव पर। तो यहां पर जरा देखिए क्या दिया है? सेड या, मतलब यहां पे प्लीज दिया है, तो यहां पर करेंगे क्या? हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है अपने को, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, ही सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन टू लग जाता है, टू, उसके बाद ये प्लीज हटा देते हैं, टू गिव अब मी, यानी मुझे दो। कौन कह रहा है? जैसे वह कह रहा है, वह नहीं, यानी वो लड़का कह रहा है अपने लिए, तो यहां मी क्या हो जाएगा? हिम में बदल जाएगा, हिम योर बुक। अब देखिए यहां पे कह रहा है ही सेड टू मी, मुझसे कहा, तो हम यही कहेंगे ना कि वो, उस लड़के ने मुझसे विनती किया कि मैं अपनी किताब उसे दूं, तो यहां पे माई बुक हो जाएगा, माई बुक फॉर 2 days, फॉर 2 days, ठीक है ना, ये बदल जाएगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं, जैसे अगला दिया है, अगला दिया है, क्या दिया? ध्यान दीजिए, आपका इंट्रोगेटिव वाला भी बहुत ज्यादा आता है। जिसे दिया है कि दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा। अब हमसे का मतलब ग्रुप भी हो सकता है, कि दे मतलब वाई आर यू नॉट प्लेइंग
कि तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, अर्थात ग्रुप के ही लिए बात कर रहा है। देखिए बच्चों, जब भी यहां WH वाला हो, यानी व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सब हो, तो सेड या सेड टू को तो आस्क्ड में बदलेंगे। अब यहां पे व्हाट, यहां से आप ध्यान देना, WH वाले से ना हो, हेल्पिंग वर्ब से हो, वाज, वेयर, डू, डज से हो, तब भी सेड या सेड टू को आस्क्ड में ही बदलेंगे। लेकिन अगर व्हाई, व्हेन, वेयर हो तो कंजक्शन वही उतार देते हैं। लेकिन अगर यहां जैसे वाज, वेयर, इज, एम, आर, डू, डज हो, तो यहां पर क्या करते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, दे, अब सेड या सेड टू को आस्क्ड, दे आस्क्ड अस, अब कंजक्शन हमने बताया ना वही छाप देते हैं, व्हाई, व्हाई, अब उसके बाद यूं, किसके लिए, कि तुम हमसे, मतलब व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, किससे कहा जा रहा, अस, हमारे से। तो हम अगर ये बात किसी और से बताएंगे तो जरा सोचिए, यहां पर कह रहा है कि उन्होंने हमसे कहा कि तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, हम यही कहेंगे, आपसे ये बात बताएंगे तो यही कहेंगे ना कि उन्होंने मुझसे कहा कि, यानी उन्होंने हमसे कहा कि हम क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो यहां पर वही चीज बोलेंगे, दे आस्क्ड अस व्हाई दे, अब इज एम आर बराबर वाज वेयर, क्योंकि ये जो चीज होती है जो वर्तमान है वही पास्ट में चली जाती है। दे वेयर नॉट, दे वेयर नॉट, नॉट प्लेइंग, ठीक है, बस ये हो जाएगा कि दे आस्क्ड अस व्हाई दे वेयर नॉट प्लेइंग, ऐसा हो जाएगा, सिंपल सिंपल। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। पानी पी लें तब तक एक घूंट। चलिए, समझ में आ गया ना, व्हाई, व्हेन, वेयर रहेगा तो यही कंजक्शन उतर जाएगा। लेकिन यहां इज, एम, आर, वाज, वेयर से शुरुआत होती अगर, ठीक है ना, तब वही चीज यहां कंजक्शन के रूप, यानी यहां पे जो ये कामा हटाकर संयोजक लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। अब देखिए जैसे अगला है, अगला क्वेश्चन आएगा सिंथेसिस से, आपका क्या कहते हैं, नरेशन से हो गया। अब सिंथेसिस, सिंथेसिस में बोलेगा जैसे कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कि इसमें भी क्या करना है, किसी एक को सही करना है जैसा कि कोष्ठक में दिया गया है। अब कोष्ठक में देखिए क्या दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, इसको बनाइए। तो इसमें दिया गया है कि द सन रोज, कि सूर्य निकला, द बॉयज वेंट टू स्कूल, बच्चे स्कूल गए, और उसके बाद यहां सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, जब भी बच्चों दो काम के बीच में अगर समय अंतराल हो, क्योंकि कह रहा है कि सूर्य निकला, बच्चे स्कूल गए, तो पहले सूर्य निकला फिर बच्चे स्कूल गए, तो दो कामों के बीच में अगर समय हो, गैप हो, ये वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। कि अगर दो कार्यों के बीच में समय अंतराल हो तो बनाते इसको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, यानी इनको जोड़कर एक बनाना है, सिंपल। तो ऐसे केसेस में हैविंग, याद रख लो एकदम रूल की तरह, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग राइजन, राइज ये दूसरा रूप है रोज, राइज रोज, राइजन, हैविंग राइजन द सन, हैविंग राइजन द सन, यानी सूर्य निकलने के बाद फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, द बॉयज वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल, ठीक है ना, द बॉयज वेंट टू स्कूल, बस हो गया, ऐसा करेंगे। लेकिन अगर जैसे दो कामों के बीच समय अंतराल ना हो, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाते हैं। जैसे मैंने क्या है, एक सर्प देखा, मैं डर गया, तो वहां पर टाइमिंग में नहीं होगा, यानी जो भी क्रिया विधि है उसमें समय अंतराल नहीं, क्योंकि मैंने सर्प देखा और मैं तुरंत डर, यानी वहां पर लिखेंगे सीइंग द स्नेक आई बिकेम अफ्रेड, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि आप सर्प को देखोगे, घर जाओगे, खाना खाओगे, फिर डर जाओगे, नहीं, तो वहां पर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाते हैं। लेकिन जब जैसे दो कामों के बीच में अंतराल हो, जैसे कि यहां पर है, ठीक है ना, यहां पर है कि सूर्य निकला और बच्चे स्कूल गए, फिर जैसे इस तरह से किया जाए कि वर्कर ने अपना काम समाप्त किया, वो घर गए, तो वहां पर भी वही होगा कि हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू होम, ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जैसे अगला है कि ही इज पुअर, वो गरीब है, और ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, ये सारे मतलब एकदम आपको मिलते जुलते, यहां तक कि मतलब कई सेट में तो आपको सेम टू सेम एग्जांपल ही मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा बस।
कि ही इज पुअर, वो गरीब है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वो मतलब बेईमान नहीं है, मतलब वो क्या कहते हैं, बेईमान नहीं है। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है, तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि दो ही इज पुअर, यानी आल्दो यदो, यद्यपि वो क्या है, गरीब है, कॉमा करके कि ही इज नॉट डिसहोनेस्ट, यानी यद्यपि वो गरीब जरूर है, गरीब है, लेकिन वो बेईमान नहीं है। वो गरीब तो है लेकिन वो बेईमान नहीं है। तो यहां पे दो से बनाते हैं। अरे भाई यहां टी लगा दिए क्या, ठीक है, दो से बनेगा। दो का मतलब वही दो या दो जो होता है ना, यद्यपि, इसका मतलब यद्यपि। ठीक, तो इस तरह से बन जाता है। अब उसके बाद बच्चों आ जाते हैं आगे, तो याद रखना इस तरह से रहेंगे, आपको बनाना पड़ता है। आगे देखते हैं, अगला जो आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में समझने का प्रयास करिए। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि आपका पूरा सेम हूबहू रहता है, उसका सेंस यानी बिल्कुल भी अर्थ बदलने ना पाए, उसका पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाए। जैसे इसमें भी बोलेगा कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो आपके लिए अच्छी बात यह रहती है कि एनी वन, किसी एक को करना होगा। और हमने बताया ना, ये सारे दो दो नंबर वाले टॉपिक हैं बच्चों। जैसे यहां पे दिया है बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस, कि एक वादा करने के बाद भी यू केप्ट इट, तुमने इसे निभाया है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे कि भाई तुमने एक वादा किया और तुमने इसे निभाया। तो आप इसको अगर अपने शब्दों में थोड़ा बोलेंगे, आप कैसे बोलेंगे, यही तो कहेंगे ना कि यार तुमने ना केवल वादा किया बल्कि इसे निभाया भी। ठीक, तो यहां पर वही चीज है कि तुमने वादा करने के बजाय, मतलब वादा करने के साथ इसे निभाया। तो यहां पर इसका मतलब यही है कि तुमने ना केवल वादा किया बल्कि इसे निभाया भी। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे यू यू नॉट ओनली, ठीक, ये सब रूल्स होते हैं, यू नॉट ओनली मेड अ प्रोमिस, उसके बाद बट आल्सो केप्ट इट, बल्कि इसे निभाया भी। यानी तुमने ना केवल एक वादा किया बल्कि इसे निभाया भी। आगे देखिए, कह रहा है कि डिड यू नॉट राइट अ लेटर, पैसिव वॉइस है। अब एक पैसिव वॉइस भी आएगा, इसी में आता है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। तो भाई कैसे बनाएंगे, जाहिर सी बात है, देखिए यहां पे डिड किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहां पर अगर इसको हम बनाएंगे तो ये डिड बराबर वाज हो जाएगा, वाज नॉट, फिर क्या हो जाएगा, ए लेटर, उठाइए, वाज नॉट ए लेटर, ए लेटर आपका क्या है, जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर उसके बाद बाई यू, बाई, हो गया कि वाज नॉट अ लेटर रिटन बाई यू, सिंपल तरीके से बना देंगे। ठीक, तो इस तरीके से बनाना होता है, थोड़ा इसमें अर्थ समझना है बस, और कुछ नहीं बबुआ। अब आगे चलते हैं, देखिए इसमें कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें क्या करना है कि किसी एक, यहां पर भी बोलेगा कि किसी एक को, ठीक, ये देखिए साफ साफ बोल रहा है कि किसी एक को क्या करिए, यहां पर देखिए किसी एक को करेक्ट करना है। ठीक, जैसे दिया ही इज सीनियर देन राम, और इफ ही विल कम आई सेल टीच हिम। तो देखिए यहां पर क्या है इसमें, और ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बता चुके हैं इसके पहले भी बच्चों आपको इंग्लिश में, ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि वो राम की अपेक्षा क्या है, सीनियर, मतलब राम से सीनियर है। तो इसका हो जाएगा कि ही इज सीनियर टू राम। अब देखिएगा एक चीज याद रखना, टू क्यों लगाएंगे, आप कुछ इसमें ऐसे होते हैं, जैसे याद रख लो, जैसे जूनियर हो जाए, जूनियर हो जाए, उसके बाद
क्या कहते हैं, फिर सीनियर हो जाए, सीनियर हो जाए, फिर उसके बाद सुपीरियर हो जाए, सुपीरियर के अलावा इंफीरियर हो जाए। ठीक, तो ये कुछ ऐसे होते हैं। इन सबके साथ याद रखना बच्चों, इन सबके साथ में क्या लगता है, तो इन सबके साथ में टू लगता है। ठीक, क्या लगता है, टू लगता है। दयन का प्रयोग नहीं करते हैं, ये अपने दिमाग में रख लेना। अब अगला जैसे यहां पे कह रहा, इफ ही विल कम, यदि वो यहां आएगा, आई सेल टीच हिम, तो यहां पर याद रखना कि यहां पर जब ऐसे होते हैं, दोनों सेम होते हैं, तो यहां पर सेल या विल नहीं लगता है, ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो इसका हो जाएगा कि इफ ही कम्स, यदि वो यहां आता है, यानी यदि वह यहां आता है, तो आई सेल टीच हिम, तो मैं उसे जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये चीज थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देख लीजिए, काम की चीज है। हो गया ना, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, एक ये आएगा 5 नंबर में आपका। ठीक, ये आता है 5 नंबर का ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में हमने आपको बस ऐसे लिख दिया है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट होता है, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करना होता है। इसमें ध्यान देना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इनका एग्रीमेंट जरूरत मतलब सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल याद रखना। ठीक, बस इसके लिए टेंस का ज्ञान होना जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इसमें थोड़ा बहुत मीनिंग जरूरी है, वर्ड पावर जरूरी है। जैसे लिखा है कि जीवन में शांति लानी है, तो 3 प्रकार के विष से हमें मुक्त होना पड़ेगा। अब पता नहीं, आपको पता चले मालूम ही नहीं कि जीवन किसके मतलब है, शांति किसके मतलब है, ठीक है, विष किसके मतलब है, तो कहां से कर सकते हो, नहीं होगा ना। तो ये आपको थोड़ा समझना होगा, वर्ड पावर हालांकि बहुत आसान होता है, उतना कठिन भी नहीं आता है। ज्यादातर जो आते हैं, इसमें एक ट्रिक समझ लीजिए, प्राचीन वाले, कि बहुत समय पहले एक राजा था, या एक नदी के किनारे 2 दोस्त रहा करते थे, ठीक है ना, या फिर ऐसे बोल देगा कि बहुत समय पहले वहां पर ये राज किया करते थे, ठीक, आज से इतने साल पहले वहां पर ये खेती हुआ करती थी। तो ज्यादातर था, थी, थे वाला चलेगा। आपका जो पास्ट वाला है उसी को थोड़ा टेंस मजबूत कर लीजिए, पास्ट वाला। इसके अलावा बच्चों एक आपका हमने छोड़ दिया है कि होमोफोन्स भी आता है, होमोफोन्स। ठीक, होमोफोन्स में क्या होता है, इसमें भी 2 दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, आपको वहां पर 2 दिया रहेगा और एक करना होगा। ठीक है, इसमें भी क्या है, दोनों मिलता जुलता रहता है। जैसे एक दिया रहेगा इस तरह से, जैसे एक दिया रहेगा वीक, और एक दिया रहेगा वीक, तो बोलेगा कि इनसे एक कोई सेंटेंस बनाइए। तो हमको मालूम है कि इस वाले वीक का मतलब क्या होता है, सप्ताह, और इस वाले वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर। तो इनसे लेकर के एक सेंटेंस बनाना है। ठीक, जैसे आई हैव टू गो देयर नेक्स्ट वीक, कि मुझे वहां अगले सप्ताह जाना है। ठीक, जैसे फिर लिखेंगे अगला, एक कुछ लिख सकते हैं कि माई ग्रैंड फादर इज वेरी वीक, कि मेरे दादाजी जो हैं वो बहुत कमजोर हैं। तो इस तरीके से दिया होता है। ठीक है ना, आपको जैसे दिया रहेगा कोई भी, और ऐसे दे देगा साइट, जैसे SITE दे देगा, या फिर SIGHT, तो ऐसे भी दिया रहता है।
इनको भी समझना है। एक साइट का मतलब होता है जैसे कोई प्लेस से संबंधित है, ठीक है ना, स्थान। और इस साइट का मतलब होता है दृश्य। क्या होता है? दृश्य होता है। एक मिनट, क्या लिख रहा है? दृश्य। तो यहां पर आपको इनसे क्या करना है, एक कोई सेंटेंस बनाना होगा। दो दिया रहेगा ऐसे पेयर में, जोड़े में, होमोफोन्स के अंदर एक जोड़ा है आपका, उससे एक सेंटेंस बनाना होगा। जैसे साइट का मतलब स्थान है, तो आई है, जैसे आई मतलब आई हैव विजिट, ठीक है, मतलब न्यू साइट, कि मैं क्या है एक नई साइट पर विजिट कर चुका हूं, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर जैसे साइट है, साइट का मतलब दृश्य, तो आई लुक अ ब्यूटीफुल साइट, ठीक है, मतलब आई लुक द ब्यूटीफुल साइट, तो यहां पर क्या है कि मैंने खूबसूरत नजारा देखा। तो यहां पर क्या है, ये साइट का मतलब व्यू, दृश्य वाला, और इस साइट का मतलब बोलते हैं ना कि आज इस साइट पर जाना है, ठीक है, आज इस साइट पर जाना है, ठीक। जो जितने भी बोलते हैं ना कि वो जमीन वाला मैटर देखते हैं, बोलते हैं ना कि इस साइट पर आज जाना है, उस साइट पर जाना है, या ठेकेदार वगैरह होते हैं तो वो लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ये होमोफोन्स के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरीके से आपका पूरा ग्रामर में यानी सेक्शन सी जो होता है, ये पूरा सेक्शन सी वाला है, फिनिश हो जाता है। आई होप आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।